स्टार्ट करते हैं ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयन आर्टिकल्स, व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा ये तो अलग दूसरा वाला क्वेश्चन आ गया है, पहले ये वाला देखो है ना। वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयन आर्टिकल्स, मतलब कि हम लोहे की चीजों पे पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, कोरोशन पढ़ा है ना। कोरोजन क्या होता है, जब आप जो आयन होता है आप उसको ऐसे एक्सपोज कर देते हो तो उस पर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। कम चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, हम लोहे की चीजों पे पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, अपन ने चैप्टर में पूरा इसका टॉपिक पढ़ा है। कोरोजन क्या होता है, जब आप लोहे को या किसी मेटल को ऐसे एक्सपोज कर देते हो तो क्या होता है, उस पर एयर वाटर मॉइस्चर इससे रिएक्शन होकर उस पर क्या लग जाती है, जंग, मतलब कि रस्ट। तो उससे बचाने के लिए, उससे प्रिवेंशन की जो मेथड है उसमें एक है आपका क्या, उस पर पेंट कर देना। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन भी होता है। तो इसी यहीं से ये क्वेश्चन दिया गया है कि पेंट क्यों अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयन आर्टिकल्स, हम आयन आर्टिकल्स पे पेंट क्यों करते हैं। वी अप्लाई पेंट ऑन आयन आर्टिकल्स, हम आयन आर्टिकल्स पे पेंट करते हैं टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, उन्हें किससे बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए। when the surface of iron is coated with the paint, और जब आप आयन की सरफेस पे कोटिंग कर देंगे किसकी, पेंट की, मतलब उस पे पेंट की कोटिंग कर देंगे तो क्या होगा, इट्स सरफेस डज नॉट कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन, इसकी जो सरफेस होगी वो किसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगी, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, और उस पर जंग नहीं लगेगी, मतलब उसका जो डायरेक्टली कांटेक्ट है ना एटमोस्फेयर से वो कट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, आयन आर्टिकल्स पे पेंट करेंगे, मॉइस्चर रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस, और इससे क्या होगा, रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस, इससे रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयन आर्टिकल्स, आयन आर्टिकल्स पर हम पेंट क्यों करते हैं। तो ये हमारा जो कोरोजन अपन ने टॉपिक पढ़ा है उसमें क्या होता है, जब आप किसी मेटल को ऐसे एक्सपोज कर देते हैं तो उस पर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। सो वी अप्लाई पेंट ऑन आयन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग, उसको किससे बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। when the surface of iron is coated with paint, जब आयन के सरफेस को कोटिंग किया जाता है पेंट से, इट्स सरफेस डज नॉट कम इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन, इसकी जो सरफेस है वो किसके कांटेक्ट में नहीं आएगी, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगी, मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगी, रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस, और इससे क्या नहीं होगी, रस्टिंग नहीं होगी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है उसे डिफाइन करना है। आपको याद होगा हमने कोरोजन के जस्ट बाद ही क्या पढ़ा था, रेंसिडिटी पढ़ा था। अच्छा, मेटल्स का खराब होना, मेटल्स की सरफेस का खराब होना, जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर और रस्टिंग ऑन आयरन। तो इसके बाद ही हमने पढ़ा था फूड का खराब होना, जब खाना खराब होता है ना, फूड जब खराब होता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रेंसिडिटी। जब मेटल्स खराब हो रही है तो उससे हम कोरोजन बोलते हैं, बट जब फूड जो है वो खराब होता है तो उसे रेंसिडिटी बोलते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होती है, या व्हाट डू यू मीन बाय, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेंसिडिटी। इट इज अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होती है इन विच फूड मटेरियल गेट्स स्पॉइल्ड, इसमें क्या होता है, जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं। क्यों खराब होंगे, व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन, जब उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अपन ने पढ़ा है फूड मटेरियल्स जो होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फेट कंटेनिंग मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स जो होते हैं उनमें उनका जब क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब उनके साथ क्या जुड़ जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। हमने पढ़ा है ना ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मतलब कि किसी चीज में क्या जुड़ जाना, ऑक्सीजन जुड़ जाना। सो इट इज अ प्रोसेस इन विच फूड मटेरियल गेट्स स्पॉइल्ड, इसमें क्या होता है, फूड मटेरियल स्पॉइल हो जाता है when it comes in contact with oxygen, जब ये किसके कांटेक्ट में आता है, जब ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। इट इज लीड्स टू द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड मटेरियल, इससे क्या होता है, ये चेंज कर देता है फूड मटेरियल का टेस्ट और उसकी स्मेल को। फॉर एग्जाम्पल बटर गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, जैसे कि बटर जो होता है वो भी ऑक्सीडेशन से क्या हो जाता है,
खराब हो जाता है एट रूम टेम्परेचर. इफ केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम इट बिकम्स अ सार इन टेस्ट, मतलब ये स्वाद में क्या हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा. एंड गिव्स अ फाउल स्मेल, और बेकार स्मेल देगा. द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज रेंसिड, और जब फूड के ऑक्सीडेशन से जो खाना रहेगा वो क्या कहलाएगा, रेंसिड. एंड सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेंसिडिटी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इट इज बर्न्ट इन एयर. एयर में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है. ठीक है, आप ये पढ़ा है हमने, जब एयर में हम जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को, जब बर्न करते हैं तो उससे पहले सैंड पेपर से साफ किया जाता है. क्यों? अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंट भी आपकी बुक में दिया हुआ है कि आप एक मैग्नीशियम रिबन को लेकर आते हैं, फिर उसको क्या करना होता है, आपको बर्न करना होता है एक्सपेरिमेंट के लिए. बट उससे पहले आप उसको सैंड पेपर से क्लीन करते हैं. क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल. मैग्नीशियम खुद एक बहुत रिएक्टिव मेटल है, और जब आप उस मैग्नीशियम को या रिबन को या मैग्नीशियम की कुछ चीज को लेकर आते हो तो उस पर ऑलरेडी क्या होती है, ऑक्सीजन की एक लेयर बनी हुई होती है. ऑलरेडी ऑक्सीजन की लेयर उस पर बनी हुई है, तो आप दोबारा से उसका क्या करोगे, बर्न करोगे, तो अगेन उसकी रिएक्शन किससे होगी, ऑक्सीजन से. और जब एक लेयर मैग्नीशियम पे ऑलरेडी बनी हुई है, ऑक्सीजन की एक लेयर ऑलरेडी बनी हुई है, तो वो उसको फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, मतलब एज अ प्रिवेंशन वो काम करेगी. तो पहले हमको वो जो प्रिवेंशन वाली लेयर है उसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब उसका बर्निंग अच्छे से हो पाएगा. सो वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर इट इज बर्न्ट इन एयर. जब मैग्नीशियम रिबन को एयर के में बर्न किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है बर्न करने में, तो उसको क्लीन क्यों किया जाता है. अ मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग. मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है इन एयर, सो दैट द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल ऑन इट, इसमें जो लेयर बनी हुई है ना ऑक्साइड की, वो और जो डस्ट पार्टिकल्स की, इट में गेट रिमूव्ड, ये क्या हो सके, रिमूव हो सके. एंड द लेयर ऑफ मैग्नीशियम में इजीली बर्न इन कॉन्टेक्ट विथ एयर, और देन फिर वो मैग्नीशियम जो है वो इजीली एयर के साथ बर्न हो सके. ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है जलाने से पहले, बिकॉज द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड डस्ट पार्टिकल्स ऑन इट में गेट रिमूव्ड, उनको क्या हो जाना चाहिए, रिमूव हो जाना चाहिए, उसमें जो ऑलरेडी ऑक्सीजन की लेयर बनी हुई है और डस्ट पार्टिकल्स की, ताकि क्या हो, इजीली बर्न इन कांटेक्ट विथ एयर, वो इजीली एयर के कांटेक्ट में आए और बर्न हो जाए. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज कोरोजन, राइट टू वेज टू प्रिवेंट द कोरोजन. कोरोजन क्या होता है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कोरोजन. ठीक है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल. जैसे ये कोरोजन लिखा हुआ है और ये रेंसिडिटी लिखा हुआ है, ये दोनों ही अपन ने साथ में पढ़े थे. ठीक है, कोरोजन क्या होता है, अभी कोरोजन का एक इससे रिलेटेड अपन ने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स. ठीक है, तो वो यहीं से आ रहा है. ठीक है, कोरोजन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है इन विच मेटल रिएक्ट्स विद सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मेटल्स होती है ना वो रिएक्ट करती है सब्सटेंसेस से प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म्स सरफेस कंपाउंड्स. और जब वो एटमॉस्फेयर की चीजें जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, और हम बोल सकते हैं मॉइस्चर, है ना, एयर, इनसे जब कांटेक्ट करती है तो क्या होता है, सरफेस कंपाउंड बना लेती है, मतलब उसके सरफेस पे एक टॉक्सिक कंपाउंड बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फॉर्म्स रस्ट, और क्या बनाता है, रस्ट, मतलब उस पर जंग लग जाती है. ठीक है, सिल्वर टर्न्स ब्लैक, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर सल्फाइड. एंड कॉपर टर्न्स ग्रीन, कॉपर ग्रीन हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट. एग्जाम्पल आयन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, जैसे एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं आयन जो है वो मॉइस्चर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड विच इज कॉल्ड रस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट. ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है.
Fe मतलब कि फेरस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, वाटर से, तो ये बनाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। सो नाउ इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है इन विच मेटल रिएक्ट विद सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेयर में जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उससे आयन क्या करता है, कांटेक्ट कर लेता है और रिएक्शन कर लेता है उससे, और उस पर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, रस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन, ठीक है। और हम सिर्फ आयन की बात नहीं कर रहे हैं, सिल्वर भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, जैसे ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाना, सिल्वर जो है चांदी काली पड़ जाती है। उसके बाद अपन कॉपर देखते हैं, तांबा, वो थोड़ा सा ग्रीनिश हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कोरोजन। रेंसिडिटी अपन अभी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट एग्जाम्पल। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो हमको पढ़ना है। हमने सारे रिएक्शंस के टाइप्स हमने पढ़े हैं, जैसे कि हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, उसके बाद डीकम्पोजिशन पढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो हमको सीखना है, ठीक है। ठीक है, ये रहा। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विथ एग्जांपल, हम दोनों ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी और डबल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, देखो वैसे हमने 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, है ना, कॉम्बिनेशन क्या होता है। देन हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन भी 3 टाइप से होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। देन हमारा जो थर्ड टाइप आया था वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो आपको ऑलरेडी पता ही है, क्या करना, किसी को अपने प्लेस से हटा देना या डिस्प्लेस कर देना। सो इसमें क्या होता है, the reaction in which an element displaces another element from its compound is called displacement reaction, or we can say in a displacement reaction a more reactive element displaces the less reactive elements from its compound। इसमें क्या होता है, जो more reactive element होता है ना वो less reactive element को, मतलब जो कम reactive element होता है उसको अपने उसके कंपाउंड से क्या कर देता है, अलग कर देता है, उसके कंपाउंड के साथ वो खुद जुड़ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके पूरे कंपाउंड से हटा देता है और उसके कंपाउंड के साथ वो खुद जुड़ जाता है, नया नया कंपाउंड बना लेता है। इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल फेरस जो है वो रिएक्शन कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ। अब यहाँ पे क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसका पूरा कंपाउंड क्या है, कॉपर सल्फेट। अब ये फेरस क्या करेगा, कॉपर को सल्फेट से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, अलग कर देगा, और फेरस जो है वो सल्फेट के साथ खुद जुड़कर क्या बना लेगा, फेरस सल्फेट। और जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट था या लेस रिएक्टिव जो मेटल थी वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉपर जो है वो यहाँ पे अलग हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अब इसमें हमने देखा था आयंस का एक्सचेंज होता है ना। In this type of reaction, new compounds are formed by the exchange of ions। इसमें क्या होता है, जो नए कंपाउंड बनते हैं ना उसमें क्या होता है, आयंस एक्सचेंज होते हैं, जैसे 1+ वाला 1- वाले के साथ और 2+ वाला 2- वाले के साथ। So the reaction in which two different atoms or groups of atoms or we can say ions are exchanged, इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट एटम्स या हम बोल सकते हैं आयंस जो है आर एक्सचेंज, ये एक्सचेंज होते हैं, इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी यहाँ पे देखो Na2SO4 प्लस BaCl2 ये दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों हो रहा है। देखो सोडियम जो है ये बाद में किसके साथ जुड़ा है, क्लोरीन के साथ, है ना। देखो यहाँ पे सोडियम और सल्फेट था, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था। अभी ये जो बेरियम है इसके ऊपर 2+ चार्जेस या 2 आयंस होते हैं, +2, और ये जो सल्फेट है इस पे 2- आयंस होते हैं। तो ये जो 2+ आयंस वाला है वो 2- वाले आयन से जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा बेरियम सल्फेट। और ये जो सोडियम होता है इस पे 1+ चार्ज होता है और क्लोरीन पे 1- चार्ज होता है, तो ये 1+ वाला 1- वाले के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो ये बना लेगा NaCl। मतलब इसमें जो नए कंपाउंड्स बनते हैं वो एक्सचेंज ऑफ आयन से बनते हैं, ठीक है।
चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये अपन ने पढ़ लिया है ना, डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विथ एग्जांपल। आपको क्या समझाना है? ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। नाम से ही समझ में आता है ये चीज तो। ऑक्सीडेशन क्या होगा, रिडक्शन क्या होगा, देखिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। अच्छा, क्वेश्चन के टाइप्स थोड़े अलग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया वैसा ही आपको एग्जाम में लिखा आ जाए, बिल्कुल है ना। वो अपने हिसाब से भी थोड़ा सा बना के पूछ सकता है, बस आप थोड़ा ध्यान रखना, अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ वो क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। अब डिफाइन भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ऐसे भी पूछ सकता है वो, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जैसे आपको पता है साइंस है तो एकदम टू द पॉइंट भी नहीं, है ना, कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आपको दे दे, क्रिएट करके भी दे सकता है ना। तो आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। सो पहला है आपका ऑक्सीडेशन और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस। आपको पता है वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन हट जाती है, ठीक है। दोनों दोनों बातें याद रखना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का रिमूव होना या हटना। सो अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन हट जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है और हाइड्रोजन हट जाती है। दिस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब ये बहुत सारी चीजों में हो सकता है, जैसे हम कोरोजन की बात कर रहे थे, है ना। कोरोजन की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें भी तो ऑक्सीजन जुड़ रही थी। रेंसिडिटी की हम बात कर रहे थे, जैसे खाना खराब हो रहा था तो उसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रही थी, तो वहां पे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा था या उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, और जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। आई एम रिपीटिंग, अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन गेन होती है और हाइड्रोजन लॉस होती है, टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और प्रोसेस को बोलेंगे ऑक्सीडेशन। रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, प्रोसेस को आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन। व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब कोई सब्सटेंस रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन को गेन करता है, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड। इसके नेक्स्ट टर्म क्या है अपना, ऑक्सीडेशन। ये हो गया, ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन का। आप देख सकते हैं ये कॉपर है, रिएक्शन कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से। आफ्टर द रिएक्शन यू कैन से क्या बना, कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, उसमें ऑक्सीजन क्या हो गई, जुड़ गई, तो इसको ऑक्सीडेशन बोल देंगे यहाँ पे। हियर कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड टू कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर ऑक्सीडाइज होके क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया है। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम, रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला एक्सपेरिमेंट में भी यही वाली रिएक्शन होती है, ठीक है। मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं आप ऑक्सीजन से तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स, मैग्नीशियम में क्या हो गई, ऑक्सीजन जुड़ गई है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम इज ऑक्सीडाइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मैग्नीशियम का हुआ है ऑक्सीडेशन और उसने बनाया क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसका ऑपोजिट होता है आपका क्या, रिडक्शन, इसी का उल्टा होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था, गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और अभी हम क्या पढ़ेंगे, उल्टा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन लॉस होती है और हाइड्रोजन गेन होती है, इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, इस प्रोसेस को रिडक्शन बोलेंगे। एंड अ सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, और जिसका रिडक्शन हुआ है
व्हेन इज इट आइदर गेन्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन। अब चाहे उसने या तो वो हाइड्रोजन को क्या कर सकता है, गेन कर सकता है, या फिर ऑक्सीजन को लूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड दिया हुआ है और साथ में हाइड्रोजन है। अभी आप देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन पहले से जुड़ी हुई थी, बट आफ्टर द रिएक्शन कॉपर सिंगल दिख रही है आपको, उसके साथ ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गई है, हट गई है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर था, रिएक्शन के बाद क्या हुआ, जिंक अलग हो गया और इसके साथ ऑक्सीजन अलग हो गई है ना, मतलब जिंक जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी, बट आफ्टर द रिएक्शन इससे ऑक्सीजन क्या हो गई है, हट गई है। तो हम बोल सकते हैं जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, है ना, टू जिंक। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया और वो जिंक बना लिया। ठीक है, अच्छा ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है 1 मार्क में भी आ जाता है। रिएक्शन विच इन्वॉल्व बोथ। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और उसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है, इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये वाला हो गया है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया। अभी हमको करना है क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द सॉरी हाँ 7th, डिफाइन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन विद एग्जांपल। कॉम्बिनेशन क्या होता है और डीकम्पोजिशन क्या होता है। स्टार्टिंग के जो 2 टाइप्स है ना, वही है हमारा कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन, एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे अपन ने ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, दोनों ऑपोजिट होते हैं, उस तरीके से ये भी है। अभी देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही समझ में आता है, किसी कोई चीज क्या हो रही है, इसमें कंबाइन हो रही है, जुड़ रही है ना, जुड़ना कंबाइन होना, तो कॉम्बिनेशन में होता है ये चीज। द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जो कंपाउंड्स होते हैं, या सॉरी हाँ जो एलिमेंट्स होते हैं वो जुड़ते हैं, कंबाइन टू फॉर्म 1 कंपाउंड। और इसमें जब ये कंबाइन होते हैं ना, तो कितने कंपाउंड बनता है, ओनली 1। ये चीज याद रखना, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो इसमें क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, ओनली 1 प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर से पढ़ते हैं, द केमिकल रिएक्शंस इन विच 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं टू फॉर्म 1 कंपाउंड, और कितना कंपाउंड बनाते हैं, 1, आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आप फॉर्मेशन ऑफ वाटर बोल लो, है ना, वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बन रहा है, तो देखो 2 आपके एलिमेंट्स थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और मिलके क्या बनाया उसने, वाटर, तो एक ही प्रोडक्ट बना है ना, तो ये आपका कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। डीकम्पोजिशन क्या होता है, अब डीकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, है ना, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होना। अभी इसका उल्टा कर दो, इसमें क्या हो रहा था, 2 या 2 से ज्यादा चीजें कंबाइन होकर एक बना रही थी। अब डीकम्पोजिशन में क्या होगा, एक ही आपका रिएक्टेंट रहेगा और वो टूट के 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाएगा। ठीक है, बिल्कुल उल्टा। कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से ज्यादा कंबाइन होके 1 बनाता है, 1 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन डीकम्पोजिशन में एक अकेला रिएक्टेंट रहेगा। अब देखो टूटेगा तो जरूरी नहीं है 2 ही प्रोडक्ट बनाए, 2 से ज्यादा भी बना सकता है। तो इसमें क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट रहेगा और जो ब्रेक होकर 2 या 2 से ज्यादा क्या बना लेगा, प्रोडक्ट्स बना लेगा। सो द केमिकल रिएक्शंस इन विच 1 कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स और एलिमेंट्स आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, 1 कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स और एलिमेंट्स। एक ही जो आपका कंपाउंड होता है या एक ही रिएक्टेंट हम बोल सकते हैं जो रिएक्शन करता है, वो टूटेगा और टूट के 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स बनाता है, आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। और इन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जो रेस्पिरेशन होता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? ठीक है, अब पहले आपको पता होना चाहिए ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। हमने पढ़ा है एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक वो, ये पहले इसी को पढ़ लेते हैं ना। डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस विद एग्जांपल। पहले अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा था, अभी जो रेस्पिरेशन वाला क्वेश्चन है इसमें बोला है जो प्रोसेस होती है ना रेस्पिरेशन, इसको आप एक्सोथर्मिक क्यों बोलते हैं, है ना। अब पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक क्या होता है, तो पहले एक्सोथर्मिक पढ़ते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है along with the formation of products, मतलब प्रोडक्ट्स के बनने के साथ साथ जिसमें हीट भी रिलीज हो, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स के बनने के साथ साथ हीट या फिर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक क्यों है, तो इसका मतलब ये कि रेस्पिरेशन में भी जो प्रोडक्ट बनता है उसके साथ साथ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और बिकॉज ऑफ इट हम इसे क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी आंसर पढ़ेंगे हम। सो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस हो गया, है ना, ये जब बर्न होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 निकलता है, ये प्रोडक्ट हो गया। H2O वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में, है ना, तभी यहाँ पे हमने गैस लिखा हुआ है। और लास्ट में क्या रिलीज हुई? एनर्जी। तो जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है along with the formation of products is called the exothermic reaction। चलिए अभी एंडोथर्मिक क्या होती है वो समझ लो। A reaction in which energy is absorbed, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, इज नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अपोजिट हो गया, यहाँ पे क्या हो रही थी, एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब रिएक्शन को करवाने के लिए आपको उसको किसी फॉर्म में, या बोल सकते हैं हम हीट की फॉर्म में, उसको क्या देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है, मतलब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। सो आ रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इज नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन? रेस्पिरेशन को हम, चलिए केमिकल रिएक्शन अप्लाई पेंट कंटेनिंग, ये भी हो गया, कोरोशन, रेंसिडिटी, डिस्प्लेसमेंट, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये रहा। क्या लिखा हुआ है? वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं वो हमें समझना है। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि इन रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, जो आप खाना खाते हैं ना ग्लूकोज, उसका ऑक्सीडेशन होता है, विच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे हम अपना सारा काम करते हैं, तो वो एनर्जी भी हमको देता है, इसलिए हमें से क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फिर से रिपीट करते हैं अपन, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, ग्लूकोज का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, विच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसमें मैंने क्या बोला था, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, along with the formation of product, heat और energy released। इसमें क्या होती है, हीट और एनर्जी रिलीज होती है along with the formation of product। अब प्रोडक्ट बनने के साथ साथ इसमें क्या निकलेगी,
लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यू कैन सी यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रोडक्ट्स में बन रहा है CO2 वाटर, और लास्ट में क्या निकल रही है, एनर्जी। तो एनर्जी निकल रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए ये हो गया अपना रेस्पिरेशन वाला। अभी हम सेकेंड चैप्टर पे आ गए हैं, राइट द 4 डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। ये अपने पूरे ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं 8 क्वेश्चंस। 9th वाला क्वेश्चन है आपका, राइट द 4 डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। अब एसिड बेस में डिफरेंस तो आप वैसे ही बता ही देंगे, सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो इस चैप्टर का। चलिए, एसिड्स और बेसिस में जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। डिफरेंस अलग से लिखा हुआ है, वेट ये रहा, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, हमें क्या करना है, और इस तरीके से पूछा जा सकता है, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस में आपको डिफरेंस लिखना है, क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले तो बिल्कुल उनका नेचर के बारे में हमें पता होना चाहिए, एसिड कैसा होता है, बेस कैसा होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड का नेम, स्ट्रॉन्ग बेस का नेम है ना, वीक एसिड, वीक बेस, ये सभी पता होना चाहिए। एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, एसिड जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, एंड बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, बेसेस जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं, ठीक है। हाँ, दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अपन ने ट्रिक याद करी थी, ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। सो अपना दूसरा पॉइंट वही हो जाएगा, सिंपल सा, दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब ABR, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, दे चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। अब लिटमस आपको पता है ना, इट इज आवर नेचुरल इंडिकेटर, ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो क्या बताता है, एसिड और बेसिस बताता है कि किसमें एसिड है और किसमें बेस है, आइडेंटिफाई करता है। एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। अब आपको पता है, जब हम एसिड को पानी में घोलते हैं या पानी में मिलाते हैं तो ये क्या, कौन से वाले आयंस छोड़ता है, H+ आयंस, ठीक है। H+ आयंस मतलब हाइड्रोजन आयंस, और हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो सिंगल नहीं रह सकते, तो ये बना लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में ये रहते हैं। सो एसिड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस, और ये जो डिसॉल्व होता है तो क्या देता है, बेसिस डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल या और हाइड्रोक्साइड आयंस। तो जब बेस डिसॉल्व होता है पानी में तो वो OH नेगेटिव मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस देता है। दे रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो लास्ट में कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। दे रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दे रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स टू फॉर्म CO2 and they do not form CO2 with carbonates. Their solution contains H positive ions or we can say hydrogen ions. Their solution contains OH negative या बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। दे रिएक्ट विथ बेसिस, अच्छा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एसिड जब बेस के साथ रिएक्शन करता है, पढ़ा है हमने, क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर, इट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो दे रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट वाटर बनाता है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और एक और हम HCl भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दे रिएक्ट विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, अब ये भी बनाता है, एसिड भी बेस के साथ रिएक्शन करता है या बेस एसिड के साथ, वही सेम बात है, न्यूट्रलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेस का नेम हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफरेंस एसिड बेस में। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, ठीक है। आपको यूजेस लिखना है वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा के, हमने इसका फॉर्मेशन भी पढ़ा है, बनाते कैसे हैं, वॉशिंग और बेकिंग सोडा के यूजेस हमको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए
ये क्या है, हाँ ये नीचे होंगे शायद यूजेस, ये रहे, ये फॉर्मेशन है, ऊपर देखते हैं। 4 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, नेम द केमिकल नेम, ये रहा। राइट टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा, आपको यूज लिखना है वॉशिंग सोडा के और बेकिंग सोडा के, ठीक है, यूजेस। पहले अपन लिखेंगे वॉशिंग सोडा जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, इसका यूज होता है परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में वाटर की। इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज होता है फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो ये दो यूज आप याद रखना, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर और इट इज यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। अगला देखो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, और जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें भी इसका यूज होता है। तो ये दोनों ही यूज आप याद रखना। नेक्स्ट अपना देखते हैं, ये वॉशिंग और बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के यूज हमने पढ़ लिए हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? क्यों जो खट्टी चीजें होती है ना, जो सॉर सब्सटेंसेस होते हैं, उनको मेटल वाली जो चीजें होती है, जैसे आप बोल सकते हैं ब्रास और कॉपर, है ना, कॉपर जैसे हो गया है ना आपका मेटल, तो इनमें क्यों नहीं रखा जाता है कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेस को, ये हमको आंसर देना है। क्वेश्चन ये वाला कहाँ मिलेगा, ये रहा, देखो, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? जो आपकी सॉर सब्सटेंसेस होते हैं, जो खट्टी चीजें होती हैं, उनको आपको ब्रास और कॉपर के वेजल्स में क्यों नहीं रखना चाहिए। अब आपने पढ़ा है कि जो सॉर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड, क्या प्रेजेंट होता है, एसिड। हमने पढ़ा है एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जो सॉर सब्सटेंसेस होते हैं ना, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एसिड। तो जब आप इनको रखेंगे किसी मेटल के साथ, तो ये मेटल से क्या कर लेंगे, रिएक्ट कर लेंगे और पॉइजनस सब्सटेंस बना लेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इनको मेटल्स के साथ नहीं रखेंगे। द कर्ड एंड द अदर सॉर सब्सटेंसेस कंटेन एसिड्स, जो कर्ड होता है, दही जो होता है, और भी खट्टी जो चीजें होती हैं, कंटेन्स एसिड, ये क्या कंटेन करता है, एसिड, विच रिएक्ट विथ जिंक। जैसे मान लो ये मेटल का नाम लिख दिया उन्होंने, जैसे जिंक कोई मेटल हो गई है ना, कॉपर हो गई, ब्रास हो गया, है ना, वेजल फॉर्मिंग, अच्छा ये तो एलोय है ना, फॉर्मिंग पॉइजनस सॉल्ट्स ऑफ कॉपर, ये क्या बनाता है, पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है। Therefore, the curd and the other sour substances should not be kept in brass and copper vessels. तो इसीलिए जो सॉर सब्सटेंसेस होते हैं या और भी ऐसे सब्सटेंस जिनमें एसिड होता है, उनको आप यदि मेटल में रखोगे, जैसे कॉपर हो गया, उसमें रखोगे, तो वो क्या करेगा, कॉपर के साथ रिएक्ट कर लेगा और पॉइजनस सॉल्ट बनाएगा। सो देयरफॉर द कर्ड एंड अदर सावर सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेजल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे नहीं समझाने, मतलब जो मुझे लग रहा है मेन वो, ओके ओके, वैसे मुझे सभी इंपॉर्टेंट लगता है देखो वो बात अलग है कि मुझे सब इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, अभी पढ़ते हैं ना, मैं करवा दूंगी, जो मुझे नहीं लगेगा मैं उसको स्किप करवा दूंगा। अच्छा याद दिला दिया मुझे, वैसे मुझे याद था क्योंकि मुझे सब इंपॉर्टेंट लग रहे थे इसलिए सारे पढ़ा रही थी। अभी देखो, हाँ एक में 2 क्वेश्चन भी है ना, ठीक है, वो कर लेंगे ना, मैं बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट लगेगा ना मैं अपने अकॉर्डिंग भी करवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अभी देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई। जो पीओपी होता है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसको मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है ना, मतलब ऐसे कंटेनर में जहां पर क्या ना आ सके, मॉइस्चर ना आ सके, उसमें क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है।
चलिए इसको पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, ये देखो, ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई, एक्सप्लेन करना है, राइट इट्स इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन भी आपको लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला याद है आप लोगों को, क्या होता है? पीओपी का फॉर्मूला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमने उसका बनाना भी सीखा था, कैसे बनता है ये फॉर्मेशन। किसको याद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला? और केमिकल नेम CaSO4 डॉट 2H2O। CaSO4 2H2O तो जिप्सम हो गया, CaSO4 हाफ H2O है ना। क्या बोलेंगे केमिकल नेम बताओ? केमिकल नेम तो याद होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अभी देखो, अच्छा इस प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए पहले जिप्सम का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को स्टोर करना चाहिए किसमें? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स वाटर। ये क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम मॉइस्चर। ये मॉइस्चर से वाटर को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा एंड टर्न्स इनटू अ हार्ड सब्सटेंस जिप्सम। और इससे क्या बना लेगा? हार्ड सब्सटेंस जिप्सम बना लेगा। द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट इट। अभी देखो ये हो गया आपका पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 हाफ H2O, पीओपी से बोलते हैं। जब इसमें वाटर आ जाएगा 1.5, तो ये क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2O, मतलब कि ये जिप्सम बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बना लेगा। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस should be stored in a moisture proof container because it absorbs water from moisture। ये क्या करेगा? वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर से एंड टर्न्स इनटू अ हार्ड सब्सटेंस, और इससे टर्न होकर क्या बना लेगा? हार्ड सब्सटेंस बना लेगा, जिप्सम बना लेगा। द फॉलोइंग इक्वेशन, तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी, ये हो जाएगा आपका वाटर, ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेगा? जिप्सम, ठीक है। चलो यहाँ से अपना कौन कौन सा क्वेश्चन होगा एक बार देख लें क्या। 1 2 3 4 5 6, ये वाला किया है ना अपन ने, 7 8 9 10, ये तो पूरा ही किए ना अपन ने, 11 12, ठीक है। अब मैं थोड़ा ध्यान रखूंगी, ये हो चुके हैं। अच्छा देखो ये वाला भी कर लेते हैं, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। 13, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 4 यूजेस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या करना है आपको? इक्वेशन लिखनी है पहले, तो ये बनता कैसे है, और उसके बाद आपको क्या करना है? इसके 4 यूजेस भी लिखना है। चलो देखो, इस क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको इसके बारे में पूरा, है ना। राइट एनी 4 यूजेस ऑफ पीओपी। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है ये भी बताना है। राइट इट्स यूजेस, और अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि राइट व्हाट इज द लेबोरेटरी प्रिपरेशन, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला ऑफ पीओपी। तो पहले अपन देखेंगे इसका लेबोरेटरी प्रिपरेशन, मतलब इसको बनाते कैसे हैं। तो ये लिखा हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 120 और 130 डिग्री सेल्सियस। अपन ने 373 केल्विन जो अपन ने अकॉर्डिंग टू बुक लिखा है, तो वो वाला आप थोड़ा सा याद रखना। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है। पीओपी को नहीं, सॉरी, जिप्सम जो है ना उसको हीट करेंगे तो क्या बनता है आपका? पीओपी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन को थोड़ा रिवर्स दोनों तरीके से पढ़ना है ना। जैसे ये जिप्सम है, इसको आप हीट देंगे तो ये क्या बना लेगा? पीओपी, और वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। और यदि पीओपी में वाटर आप अगेन मिक्स कर देंगे तो ये दोबारा से क्या बन जाएगा? जिप्सम। यूजेस ऑफ पीओपी क्या है? पीओपी के यूजेस क्या है? इन मेकिंग प्लास्टर टू मैंड बोन्स, प्लास्टर चढ़ाते हैं, है ना, बोन्स के लिए। इन मेकिंग कास्ट ऑफ टीथ इन डेंटिस्ट्री, इन मेकिंग फायर प्रूफ सब्सटेंसेस एंड एयर प्रूफ लेबोरेटरी apparatus, इन मेकिंग ऑफ टॉयज, स्टैच्यूज, ज्वेलरी, चौक एंड डेकोरेटिव डिजाइन्स, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, केमिकल फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। अच्छा ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये जो 2H2O लिखा हुआ है ये अपन यूज करेंगे जिप्सम के लिए, और ये जो हेमीहाइड्रेट लिखा हुआ है ये अपन यूज करेंगे पीओपी के लिए।
तो यदि स्पेसिफिक आपसे पूछ रहा है व्हाट हैपेंड, तो जिप्सम के लिए आप 2H2O लिखना, और पीओपी के लिए आप क्या लिखना, हाफ H2O, है ना, हेमीहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। चलो ये वाला नहीं पढ़ा रही हूं मैं, है ना, ये पढ़ते हैं अपन। देखो 13 ये हो गया अपना। अभी हम पढ़ लेते हैं, वाई इज अ सोडियम, या वाई इज सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके कैप क्यों रखा जाता है, ये हमको पढ़ना है। 13 के बाद ये हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 14 नंबर का हम पढ़ रहे हैं। वाई इज सोडियम केप्ट इन केरोसिन ऑयल, सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखा जाता है, ये हमको पढ़ना है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। टूथ एनामल हो गया, ये तो पढ़ेंगे अपन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड, ये बेकिंग सोडा का भी दिया हुआ है पूरा फॉर्मेशन। ये हो गया आपका एसिड रेन, ये 24 में आ चुका है आपका। डाइल्यूशन, नेचुरल सिंथेटिक इंडिकेटर, चलो आगे होगा वो। थर्ड में, सेकंड में भी तो था, अच्छा थर्ड का आ गया ये। चलिए थर्ड चैप्टर पे आ जाते हैं अपन। मेटल हो गया, ऑब्टेनिंग कोरोड, in the electrolysis type of oxides corrosion prevention. Yeah. Why is sodium kept immersed in kerosene oil? सोडियम को केरोसिन ऑयल के साथ डिप करके क्यों रखा जाता है, ये हमको पढ़ना है। सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, सोडियम जो है वो हाईली क्या है, रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। इफ इट इज केप्ट इन ओपन, यदि आप इसको ओपन एरिया में रख देंगे तो ये क्या करेगा, इट कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा। प्रिवेंट इन एयर टू कैच फायर, तो आपको क्या करना है, इसको फायर को कैच करने से क्या करना है, रोकना है। हैंस टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, तो एक्सीडेंटल फायर्स को प्रिवेंट करने के लिए इट इज केप्ट इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, इसको किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में डिप करके रखा जाता है। हेलो हेलो, ठीक है ना, ठीक है ओके। चलो जैसे अपना क्वेश्चन क्या है, वाई इज सोडियम कैप्ड इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखा जाता है, ये आपको समझाना है। तो सोडियम पहली बात तो बहुत ज्यादा हाईली एक रिएक्टिव मेटल होती है, बहुत हाई रिएक्टिव, और जब आप इसको ओपन एरियाज में रखेंगे इट कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है। इन एयर टू कैच फायर, और क्या कर सकता है, आग को पकड़ सकता है। हैंड्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, इसीलिए एक्सीडेंटल फायर्स को प्रिवेंट करने के लिए इट इज केप्ड इमर्स्ड इन द केरोसिन ऑयल, इसको हमें कहाँ डिप करके रखना चाहिए, केरोसिन ऑयल में, ताकि इसका डायरेक्टली कांटेक्ट ना हो पाए एयर से और वो फायर को कैच ना कर सके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हम करते हैं, राइट 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ। अच्छा देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो है वो इसमें है, क्या है, देखो कौन कौन सा पढ़ रहे हैं अपन यहाँ से। राइट 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, आपको पहले तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज लिखनी है, मेटल्स क्या होती हैं, ठीक है, उसमें आपको एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलेबल एंड डक्टाइल, ये प्रॉपर्टीज के अंदर ही आ जाएगा, है ना। मेलेबिलिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, सोनोरस हो गया, हार्डनेस हो गया, ठीक है, और क्या बोलते हैं शाइनिंग सरफेस जो होती है वो हो गया। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, तो हमें पढ़ना है राइट 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। चलो हमको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल।
चलिए क्या हो गया, ये प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये देखो मेलिएबल और डक्टाइल यहीं से पढ़ लेते हैं। मेलिएबल और डक्टाइल जो है वो इसी की प्रॉपर्टीज है फिजिकल वाली, तो ये हमसे क्वेश्चन में अलग से पूछा भी है। मेलिएबल और डक्टाइल क्या होता है, तो देखो द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, जो मेटल होती है आप उसको क्या कर सकते हो, बीट कर, बीट मतलब कि उसको पीट कर एक चादर बना सकते हो पतली। और ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ना मेटल की, इसको हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। और डक्टिलिटी थोड़ा सा अलग है, जब आप मेटल को क्या खींचकर एक पतला तार बना दोगे, जब मेटल को खींचकर आप पतला तार बना दोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। तो देखो द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, इसमें क्या किया जाता है, मेटल्स को पतली चादर के रूप में बीट कर दिया जाता है, थिन शीट्स बना दी जाती है विद द हेल्प ऑफ अ हैमर, इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। एंड द मेटल्स आर कॉल्ड मेलिएबल, और मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबल। डक्टिलिटी पढ़ लेते हैं, डक्टाइल क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की वो एबिलिटी बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, जिससे हम मेटल्स को क्या बना सकते हैं, थिन वायर बना सकते हैं, है ना, पतला सा तार के रूप में बना सकते हैं, है ना, इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इसे हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। एंड द मेटल्स आर कॉल्ड डक्टाइल, और मेटल को क्या बोलेंगे, डक्टाइल। ठीक है, अभी देखो आगे बढ़ते हैं, इससे प्रॉपर्टीज वाले जो भी क्वेश्चन है ना हम पढ़ लेते हैं। केरोसिन वाला अपना हो गया है, प्रॉपर्टीज वाले जितने क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं अपन सारे। हाउ कुड यू, ये रहा, ये तो नॉन मेटल्स की हो गई है ना। राइट एनी, हाँ ये रहा मेटल्स की। राइट एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल की भी इसी के साथ हम पढ़ लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको बतानी है मेटल्स की, मतलब फिजिकली वो उनकी प्रॉपर्टीज आप देखकर ही क्या बता सकते हैं ना। मेटल्स जनरली आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जनरली जो मेटल्स होती हैं वो हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं। ठीक है, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है ना इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं वो कॉपर के बने होते हैं, है ना, ये एक एग्जांपल हो गया कि वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की। हीट भी आप देखते हो, हम खाना बनाते हैं, है ना, मेटल वाली चीजों में, तो हीट की भी अच्छी खासी चालक है वो। मेटल्स जनरली आर मेलिएबल, अभी हम पढ़ के आए हैं मेटल्स क्या होती है, मेलिएबल होती हैं, मतलब कि हम उनको बीट करके, मतलब पीट के एक पतली चादर बना सकते हैं। मेटल्स जनरली आर डक्टाइल, मेटल्स जनरली क्या होती हैं, डक्टाइल होती हैं, है ना, मेटल्स डक्टाइल होती हैं, इनको हम खींच कर पतला तार बना सकते हैं। अच्छा मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़ा था, कितने ग्राम सोने से कितना लंबा तार बन सकता है, यस 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है, कितने ग्राम सोने से, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से, है ना। तो 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर तक लंबा तार बना सकते हो। मोस्ट डक्टाइल मेटल, इन जनरल मेटल्स आर हार्ड, जनरली मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। इन जनरल मेटल्स आर सोनोरस, सोनोरस मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करती है, तो मेटल्स जब किसी हार्ड सरफेस से टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और मेटल्स जो होती हैं वो हार्ड होती हैं, है ना। और मेटल्स की जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है, ये वाला भी हमने पढ़ा है जब ये चैप्टर पूरा पढ़ा था। राइट एनी 5 प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अच्छा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हमने पढ़े थे, जैसे मैंने बोला जनरली मेटल्स हार्ड होती हैं, लेकिन एक लिक्विड मेटल भी होती है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, कौन सी होती है वो, मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी जो होती है वो क्या होती है, लिक्विड मेटल होती है। तो वो एक्सेप्शंस में आपको वो चीज भी याद रखनी है, और एक्सेप्शन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर जो एमसीक्यूज बनेंगे आपके एक्सेप्शन से बन सकते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई आपके मेटल्स की। अब अपन पढ़ेंगे किसकी, नॉन मेटल्स की। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी इसका अपोजिट कर दो आप, मेटल्स जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन जो नॉन मेटल होती है वो नहीं होती है अच्छे कंडक्टर। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल,
हम इसको खींचकर पतला तार नहीं बना सकते, ये तो ब्रिटल होती है ना, ब्रिटल मतलब कि भंगुर होती है। यदि आप इसको बीट करोगे हैमर से तो ये बिखर जाएगी, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ज्यादातर गैसेस फॉर्म में पाई जाती है ना। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो होता है, ठीक है। अभी हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, ये 15, ठीक है, ये 15 हो गया अपना, है ना। अभी हम पढ़ते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अकॉर्डिंग टू फिजिकल और केमिकल, दोनों ही प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। देखो इनको एक ही करके पढ़ लेते हैं ना हम। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एक और अपन ये वाला भी कर लेते हैं, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब ये दोनों को अपन डिफरेंस को एक बना के पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, ये अपना है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपको क्या करना है, मेटल्स में और नॉन मेटल्स में डिफरेंस बताना है, ठीक है। अब देखो वो तो दोनों ही बेसिस पे पूछ सकता है, फिजिकल बेसिस पे भी पूछ सकता है और केमिकल बेसिस पे भी पूछ सकता है। तो पहले अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो अपन अभी पढ़कर आए हैं, जैसे स्टेट हो गया, सबसे पहली बात तो स्टेट हमको पता है मेटल्स आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। जनरली मेटल्स क्या होती है, सॉलिड होती है ना, जनरली मेटल सॉलिड होती है, एक्सेप्शन हो जाएगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज अ लिक्विड मेटल, ये क्या होती है, लिक्विड होती है। अच्छा, नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स। अब नॉन मेटल तो तीनों ही स्टेट में पाई जा रही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। दूसरा पॉइंट आता है लस्टर। लस्टर मतलब वही जो मैं आपको बता रही थी अभी, शाइनिंग सरफेस। दे पजेसेस लस्टर और शाइन, इनमें क्या होती है, चमक होती है। दे पजेसेस नो लस्टर, अच्छा इसमें चमक नहीं होती है नॉन मेटल में, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है, जैसे आयोडीन और ग्रे। आयोडीन जो है ना वो नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, चमकीला है ना, मतलब उसमें चमक है। वैसे जनरली मेटल्स में चमक होती है, लेकिन जो नॉन मेटल है उसमें नहीं होती है। अपन डिफरेंस लिख रहे हैं, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होती है, बट इसमें जो नॉन मेटल आयोडीन लिखा हुआ है, आयोडीन में क्या होती है, लस्टर मतलब शाइन होती है, चमक होती है। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी दो प्रॉपर्टी। मेटल्स आर जनरली मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल्स मेलिएबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं। इनको आप पतली चादर, थिन शीट बना सकते हैं और वायर बना सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नीदर मेलेबल नॉर डक्टाइल, ये ना तो मेलेबल होती है ना तो डक्टाइल होती है, ये भंगुर होती है। मतलब जब आप इसको तोड़ेंगे ना, भंगुर मतलब ब्रिटल, ये क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, है ना। हार्डनेस इसमें होता है, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जनरली क्या होती हैं, हार्ड होती हैं। एल्कली मेटल्स, इनका जो एल्कली मेटल्स है ना वो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। नॉन मेटल पजेसेस वेरिंग हार्डनेस, अब नॉन मेटल्स की हार्डनेस वेरी कर सकती है। डायमंड इज एन एक्सेप्शन, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन टू अकर इन नेचर, सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है डायमंड, ठीक है। डेंसिटी, they have high densities, they generally possess low densities. कंडक्टिविटी, अब गुड कंडक्टर होती हैं आपकी मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। द ओनली एक्सेप्शन इज ग्रेफाइट, इसमें एक एक्सेप्शन है आपका, क्या, ग्रेफाइट। अभी देखो नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती, बट एक एक्सेप्शन है आपका जो ग्रेफाइट है, विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे भी आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ये एक ही क्वेश्चन के अंदर हम कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज, या आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, राइट, WRIT है ना ये, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। किस बेसिस पे लिखना है आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे लिखना है। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, हमें पता है जब मेटल के साथ ऑक्सीजन की रिएक्ट करवाते हैं
तो मेटल ऑक्साइड बनता है, लेकिन उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। और इसमें क्या होता है, जब आप किसी नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं, किससे, जब नॉन मेटल की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन से, तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है और उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। सो दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है। दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, ये डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है। दे डोंट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स, और ये डाइल्यूट एसिड्स से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है। यूजुअली दे डोंट कंबाइन विथ हाइड्रोजन, ओनली अ फ्यू रिएक्टिव मेटल्स, लेकिन कुछ रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं वो कंबाइन करती है हाइड्रोजन से टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाती हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, विच आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। अभी देखो, दे रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म हाइड्राइड्स विच आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। दे फॉर्म क्लोराइड्स, ये क्या बनाती हैं, क्लोराइड्स बनाती हैं, विच आर इलेक्ट्रोवैलेंट, और ये बनाती हैं आपका क्लोराइड्स, ठीक है, जो कि कोवेलेंट कंपाउंड्स होता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16, है ना। चलिए अब अपन पढ़ते हैं यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, या व्हाट आर एलॉयज, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं ना। एलॉयज क्या होता है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट क्या होता है, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा अपना सोप एंड डिटर्जेंट वाला, ठीक है। हाँ, ये अपना 4 चैप्टर से आ जाएगा ना, सोप एंड डिटर्जेंट 4 से आ जाएगा। अभी इस चैप्टर से भी अपन कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पढ़ लेते हैं, और राइट द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स और व्हाट आर एलॉयज, ये पढ़ते हैं। चलिए, एलॉय क्या होता है, एलॉय वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लिया है अपन ने। ये वाला बोल रही थी ना मैं, वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर क्यों होती हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स अच्छी चालक होती है इलेक्ट्रिसिटी की, बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, विच कैन मूव इजीली, जो इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं थ्रू द मेटल, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं इजीली, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, थ्रू द मेटल के अंदर से, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। द मेटल्स ऑफर वेरी लो रेजिस्टेंस, और मेटल्स में जो रेजिस्टेंस होता है, अच्छा रेजिस्टेंस अपन ने 12 चैप्टर में पढ़ा है, क्या होना, रुकावट आ जाना करंट के रास्ते में, है ना, जो रेजिस्ट करता है करंट को। तो मेटल्स में लो रेजिस्टेंस होता है, जो प्योर मेटल होती है ना उसकी बात कर रही हूं मैं, प्योर मेटल में रेजिस्टेंस जो होता है वो कम आता है, मतलब रुकावटें कम आती हैं। लेकिन जब आप एलॉय ले लेते हो, है ना, एलॉय आप बोल सकते हैं मिक्सचर जो होता है ना, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स ऑफ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, तो वो एलॉय हो जाएगा। तो मेटल्स जो प्योर वाली हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम, मतलब उसमें रुकावटें कम आती हैं टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हमने पढ़ा था ना, जो फैक्टर्स रेजिस्टेंस पे, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स है वो डिपेंड करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, तो जिसमें अपन ने लेंथ पढ़ा था, एरिया पढ़ा था, और उसमें से एक पॉइंट था हमारा नेचर ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का नेचर। तो यदि आप अच्छी मेटल लेंगे प्योर वाली तो उसमें रेजिस्टेंस कम आएगा, और यदि आप एलॉय ले लेते हो तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, और उसी से क्या प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर। यदि आप हाईएस्ट रेजिस्टेंस वाली मतलब ऐसे मेटल ले लेते हैं जो वीक हो, या फिर आप एलॉय ले लेते हैं, तो वो रेजिस्टेंस उसमें हाई आता है, और उससे क्या आ जाता है, उसमें टेम्परेचर भी आ जाता है। तो मेटल्स अच्छी कंडक्टर होती हैं क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो इजीली मूव कर लेते हैं मेटल से, और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर देते हैं। प्लस एक चीज ये भी है कि इसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली फ्लो करवा सकते हैं। चलिए, इसके साथ अपन ने क्वेश्चन और बोला था, वो कौन सा था, एलॉय क्या होती है ना, व्हाट आर एलॉयज, डिफाइन एलॉय ये हो जाएगा, गिव टू एडवांटेज ऑफ एलॉयज, मेकिंग एलॉयज। चलिए, एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स और मेटल्स। अच्छा, मेटल और मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, या मेटल और नॉन मेटल का भी हो सकता है। एलॉयज आर मेड टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स,
एलॉय, एलॉयज को बनाया जाता है कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज जो आपको चाहिए है मेटल्स के अंदर, जैसे लो मेल्टिंग पॉइंट, सोल्डर इज मैड, है ना, सोल्डर जो होता है एक एलॉय है, इसको बनाया जाता है ना। स्टेनलेस स्टील इज रस्ट फ्री एंड लस्ट्रस, स्टेनलेस स्टील हो गया जो रस्ट फ्री होती है, मतलब जंग से मुक्त हो जाती है, मतलब उसमें जंग नहीं लगती और चमकीली भी होती है ना। तो कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज को ऑब्टेन करने के लिए आप क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं, ठीक है, उसके एडवांटेज चाहिए। एलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड मेटल, मेटल का मेटल के साथ, या हम बोल सकते हैं मेटल का नॉन मेटल्स के साथ जो मिक्सचर होता है उसे हम एलॉयज बोलते हैं। एलॉयज आर मेड टू गेट द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, एग्जाम्पल गिवन फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट, जैसे लो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, जैसे सोल्डर होता है ना, एक एलॉय है, और स्टेनलेस स्टील हो गया जो कि रस्ट फ्री होता है और लस्टरस भी होता है, ठीक है। कितने क्वेश्चंस हो गए हमारे? ये 17 हो गया है ना, ये वाला पढ़ना है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, ठीक है, इन दोनों को मिला के 17 मान लो, है ना। ये अपन ने पढ़ा है वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एलॉयज, ये 17 नंबर का हो गया अपना, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे राइट द डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है, ये 18 नंबर का। व्हाट इज द नेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल वाला भी देख लेंगे इसमें साथ में, नहीं है नोट्स में। चलिए अभी पढ़ते हैं हम सोप एंड डिटर्जेंट में डिफरेंस। अभी हम आ गए हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, फोर्थ जाओ, फोर्थ जो है ना अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अच्छा इस चैप्टर में एक चीज और आपको करनी है, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो चीज क्या करना है आपको, जो स्ट्रक्चर से हमने पढ़े हैं, है ना, वो टेबल वाले तो पढ़े ही हैं कि गिव जो अपने 4 हाइड्रोकार्बन वाली टेबल हो गई, अपन ने तो बहुत सारी पढ़ी है, हाइड्रोकार्बन वाली, है ना, स्टार्टिंग वाली, है ना, जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये तीनों भी पढ़ी है। उसके बाद अपन ने एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, है ना, एल्कोहल हो गया। तो ये सारी टेबल्स भी आप एक बार ही लगा मतलब खुद से सॉल्व करके जाना, है ना, इसके स्ट्रक्चर्स बना लेना, और उसका जो नेम होते हैं, नेम्स जो है ना, वो भी अच्छे से एक बार करके जाना। प्लस इसमें कुछ चीज जो है एडिशनल भी अपन ने पढ़ी है, एडिशनल जैसे अपन ने बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, है ना, ब्रोमोपेंटेन, इस तरीके से वो आपको रैंडम कोई कंपाउंड दे देगा और उसका स्ट्रक्चर भी दे सकता है। तो आपको सिर्फ वो टेबल्स ही नहीं करके जानी है जो अपन ने की थी, आपको प्लस जैसे एस एट की पूछ ले आपसे संरचना, है ना, सल्फर की जो रिंग वाली स्ट्रक्चर होती है वो वाली, है ना, तो ये सारे अलग से एडिशनल स्ट्रक्चर्स भी घर से प्रिपेयर करके जाना, है ना। चलिए वैसे यदि वो 4 मार्क्स में आपका वो टेबल वाला मोस्टली आ ही जाता है तो वो वाला तो कर ही लेंगे आप, है ना। चलिए हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। सोप और डिटर्जेंट, सबसे पहले नंबर पे तो आप उसका डेफिनेशन ही लिख देंगे, है ना। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के लंबी चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स विद क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयंस। सोप डू नॉट फॉर्म गुड लेदर विथ हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर के साथ अच्छा लेदर नहीं बनाता है, और ये बना लेता है डिटर्जेंट्स जो है वो हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम कर सकता है, लेकिन सोप नहीं। सोप्स आर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, अच्छा ये फॉर्म सॉरी, सोप्स फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंस, जो सोप होता है ना साबुन, उसमें कुछ इनसॉल्युबल जो घुलते नहीं है ऐसे सब्सटेंस भी बन जाते हैं विथ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है उसके साथ कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस भी बन जाते हैं। बट डिटर्जेंट में क्या होता है, डोंट फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं बनते हैं, किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। सोप्स हैव लेस क्लीनिंग पावर देन डिटर्जेंट, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, इसका क्लीनिंग पावर डिटर्जेंट से थोड़ा कम होता है, और डिटर्जेंट्स हैव मोर क्लीनिंग पावर देन सोप्स। फिर से पढ़ते हैं एक बार। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लंबी श्रृंखला वाले सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। एंड डिटर्जेंट्स आर जनरली सोडियम सॉल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट्स विद
क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयंस। सोप्स डोंट फॉर्म गुड लेदर विथ हार्ड वाटर, डिटर्जेंट्स फॉर्म गुड लेदर विथ हार्ड वाटर। सोप्स फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ, प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। और ये जो डिटर्जेंट होते हैं डोंट फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंस विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन हार्ड वाटर। सोप्स हैव लेस क्लीनिंग पावर देन डिटर्जेंट्स, सोप्स की पावर कम होती है डिटर्जेंट से, एंड डिटर्जेंट्स हैव मोर क्लीनिंग पावर देन सोप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां से अपन ने क्या पढ़ लिया है, यहां से अपन ने ये वाला क्वेश्चन 18 नंबर पे अपन ने ये पढ़ा है। ठीक है, अभी ये वाला भी पढ़ेंगे अपन। राइट द नेम्स फॉर्मूलाज एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन, एक ये पढ़ लेते हैं 19, और एक अपना डिफाइन द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, 25 नंबर पे जो क्वेश्चन है ना वो क्या है आपका, ये तो हो गया आपका राइट द नेम्स फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन, और एक आपका है कोवेलेंट बॉन्ड वाला। ठीक है, ये भी पढ़ते हैं। ये हो गया आपका राइट द नेम्स फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन, और इसमें क्वेश्चन जुड़ा हुआ है हाउ टू यूज एल्कोहल। ठीक है, दोनों को साथ में करेंगे ये वाला। ठीक है, राइट द नेम्स फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, दूसरा ये क्वेश्चन है ना हाउ टू यूज एल्कोहल एज अ फ्यूल, राइट। उसके बाद एक और इसमें जुड़ा हुआ है डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, तो पूरा करेंगे है ना इसको, 3 क्वेश्चन है इसमें, है ना। एक कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, एक अल्कोहल वाला हो जाएगा, और एक आपका फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन वाला हो जाएगा, है ना। अच्छा है ना, एक ही क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, तो ये अपना 19 नंबर का अपन करते हैं। ठीक है, चलिए। इन स्ट्रक्चर्स की बात कर रही थी मैं, देखो रेंडम आपसे पूछ सकता है वो, जैसे मीथेन का पूछ लिया आपसे, कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ लिया, है ना, ये पूछ लिया आपसे, साइक्लोपेंटेन 8 एटम्स ऑफ सल्फर का आपसे पूछ लिया, तो ये इसकी प्रिपेयर, और सल्फर का है ना, आप जो रिंग वाला है ना, रिंग वाला जो स्ट्रक्चर अपन ने किया था वो वाला कर लेना, है ना। चलो अपना क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन, कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये कौन सा क्वेश्चन है अपना, केमिकल, हाँ ये रहा, फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन अपना ये रहा, है ना। एक क्वेश्चन यही करना था ना हमको। अब देखो इसमें ना थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, कैसे, फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन आपसे पूछ रहा है, तो यदि उसने सिंपली ऐसे ही बोल दिया कि आपको क्या करना है, राइट द नेम्स फॉर्मूलाज एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज ऑफ फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपके जो स्टार्टिंग के हमने एल्केन वाले पढ़े थे ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो वो वाले बना दो आप, है ना। लेकिन यदि उसने मेंशन करके दे दिया आपको कि वही वाले 4, जैसे मान लो उसने, ये तो अपने सारे एल्केन वाले हो गए, है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले हो गए, लेकिन यदि उसने ये हाइड्रोकार्बन के साथ में ये भी मेंशन कर दिया कि वो कौन से वाले होने चाहिए, एल्कीन या एल्काइन, तो फिर आपको ध्यान देना है, आपको फिर ये वाले नहीं बनाना, फिर आपको पता है हम 2 बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले बनाएंगे, 2 बॉन्ड्स वाले होंगे तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे तो एल्काइन, और वो फर्स्ट से स्टार्ट नहीं होगा। मीथेन से बन सकता है क्या, से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मीथेन से नहीं बन सकता, ये कहां से बनेगा आपका, इथीन से बन जाएगा, है ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 2 कार्बन कंपाउंड्स के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो ये आपको फिर सेकंड नंबर से बनाना पड़ेगा। अभी देखो वैसे सबसे सिंपल, यदि उसने नहीं दिया है कुछ मेंशन करके, तो आप स्टार्टिंग के जो 4 हमने एल्केन वाले पढ़े हैं सिंगल बॉन्ड वाले, वो आप बना दो। जैसे मीथेन हो गया सबसे पहले, अब देखो नाम भी हमने सीखा था, हमने प्रेफिक्स और सफिक्स सीखे थे, कैसे हम प्रेफिक्स लगाते हैं, कैसे सफिक्स लगाते हैं, आपको पता है 1 कार्बन है तो मैथ, 2 है तो एथ, फिर 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हैग्स, 7 है तो हैप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। फिलहाल इतने सारे आपसे वो पूछेगा नहीं, बट आप याद रखो, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हैग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग वाले हो गए, है ना, प्रेफिक्स हो गए। सफिक्स का क्या करेंगे, सफिक्स हम लगाते हैं बॉन्ड्स देखकर,
है ना। जैसे सिंगल बॉन्ड आ रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में यदि सिंगल बॉन्ड आता है तो सिंगल बॉन्ड आता है हमारा एल्केन में। किसमें आता है? एल्केन। और जब एल्केन होता है तो हम सफिक्स में लास्ट में क्या लगाते हैं? एन, ए एन ई एन। तो यहाँ पे एक आप पहला नामकरण करते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट वाला, तो आप देख सकते हैं एक कार्बन है, तो स्टार्टिंग में तो आप क्या लगा देंगे? मैथ। स्ट्रक्चर पे आ जाओ, देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है, तो हम क्या लगा देंगे? हमें पता चल गया एल्केन की बात हो रही, तो लास्ट में लगा देंगे एन। तो ये बन जाएगा आपका मेथेन, है ना। हमने जनरल फॉर्मूलाज की भी बात की है, यदि आप भूल गए हैं तो जनरल फॉर्मूलाज की भी हम बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्मूला से भी आप डायरेक्टली फॉर्मूला बना सकते हो, है ना। आपको नहीं पता है पहला फॉर्मूला क्या है, तो जनरल फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। कैन एनीवन टेल मी द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? CnH2n+2, और एल्कीन का हो जाएगा CnH2n, और एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2। तो जनरल फॉर्मूलाज, अच्छा आप बोलोगे कि मैम क्यों इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्मूलाज? तो जरूरी है। यदि मान लो उसने रैंडम कोई कंपाउंड दे दिया आपको और उसका नाम बताओ, आप आपसे बोला रैंडमली कोई कंपाउंड का नेम दे दिया और आपसे बोल रहा है नामकरण करो, तो आप डायरेक्टली जनरल फॉर्मूला लगाओ और नंबर ऑफ कार्बन्स देखो और उसका नाम बता दो, है ना। जैसे अपना जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये अपना किसका होता है? एल्केन का। हाँ, यहाँ पे एन आएगा, है ना। CnH2n+2, ये अपना किसका हो जाएगा? एल्केन का। एल्कीन का क्या होता है? एल्कीन का क्या होता है? CnH2n, बस सिंपली इतना होता है। और एल्काइन की यदि मैं बात करूं तो होता है CnH2n-2, ठीक है। CnH2n+2, इसको तो आप अपोजिट करके याद कर लो। CnH2n+2 एल्केन का हो जाएगा, CnH2n-2 एल्काइन का हो जाएगा, और CnH2n सिंपली आपका एल्कीन का हो जाएगा। अब देखो सफिक्स भी इतना याद रखना नहीं है इसमें आपको, क्योंकि देखो नाम से ही आ रहा है एल्केन, लास्ट में क्या आ रहा है? एन। एल्कीन, लास्ट में क्या आ रहा है? इन, और जोड़ते भी हम वही हैं, एल्काइन, YNE, आइन, लास्ट में क्या आ रहा है? आइन। तो इससे याद रख लो आप, है ना। चलिए, तो फिलहाल यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं ना जनरल फॉर्मूला आपका CnH2n+2 होता है। एक कार्बन हो गया, H2 इंटू N+2 रखेंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन जो है आपका, है ना। यदि आप फॉर्मूला यदि आप भूल गए हैं, यदि आपको बनाना है, तो आप ऐसे जनरल फॉर्मूलाज में भी आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, है ना। CnH2n+2, C N की जगह पे 1, H2 इंटू 1+2, ये C1 लिखने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। H, ये हो जाएगा 4। चलिए, ये आपका मेथेन हो गया, एक कार्बन है तो मेथेन हो गया। स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। आपको पता है कोवैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, है ना, लास्ट में। तो कोवैलेंसी सेटिस्फाइड हो, और दोनों की, किसी एक की नहीं, हाइड्रोजन की भी, हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं ना आप, तो हाइड्रोजन की भी सेटिस्फाई होनी चाहिए और कार्बन की भी होनी चाहिए। जैसे कि कार्बन के लगा दिया आपने 4 बॉन्ड्स और हाइड्रोजन के हो गए आपके सिंगल सिंगल बॉन्ड्स, तो दोनों का काम हो रहा है, शेयरिंग हो रही है ना यहाँ पे। हमें पता है कार्बन में क्या होती है? शेयरिंग होती है, बिकॉज 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में। अभी देखो नेक्स्ट, अच्छा एक चीज आपको ये याद होगी, फर्स्ट फॉर्मूले से आपको सेकंड फॉर्मूले में जाना है, तो गैप कितने का होता है इसमें? एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, मतलब CH2, इनके बीच में गैप होता है CH2, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। अब यदि आप सीरीज में बना रहे हैं, है ना, लाइन से बना रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे? कार्बन में एक कार्बन ऐड कर देंगे तो ये C2 हो जाएगा, और हाइड्रोजन 4 तो थे ही, 2 ऐड कर दो तो ये 6 हो जाएगा, और इस तरीके से आप इसका स्ट्रक्चर बना देंगे। ये दो, पहले कार्बन अरेंज करो। सबसे पहले यदि आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो पहले क्या अरेंज करेंगे आप? कार्बन। पहले कार्बन अरेंज करेंगे तो इजीली आप उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। पहले कार्बन को अरेंज करो, पहले कार्बन को अरेंज करो आप। जैसे आपने 2 ले लिए कार्बन, है ना। अब आपको पता है हमें 4-4 बॉन्ड लगाने हैं, तो पहले तो एक इन दोनों के बीच में लगा दिया। अब बचे कितने? दोनों का, अच्छा दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है, तो इसका भी एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया, इसका भी एक बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब बचे कितने कितने बॉन्ड? तीनों, दोनों के 3-3 बॉन्ड, 1 2 3,
ये हो गए 4। अब इसके तो 4 पूरे हो गए, अब इसके लगा दो 1 2 3 और ये हो जाएगा आपका 4। अब हमारे पास हाइड्रोजन भी उतने ही बचेंगे जितनी हमको नीड है। ये 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा 4 5 और ये 6। अभी नामकरण कैसे करोगे? 2 है ना, C2 और H कितने हो जाएंगे आपके? 6। और हमें पता है जब 2 कार्बन होते हैं तो हम क्या बोलते हैं उसको? 8th, है ना। और कितना कितना बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? N। तो ये हो जाएगा आपका एथेन। ठीक है ना, एथेन हो गया। अभी ध्यान देते हैं सेकंड वाला, ये हो गया आपका एथेन। थर्ड वाला भी सेम है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, मतलब CH2 का गैप हो जाएगा। एक कार्बन जोड़ दो C3, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो H8। नहीं है तो जनरल फॉर्मूला तो आपके पास है ही, 3 कार्बन अरेंज कर दिए, वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, हाइड्रोजन उतने ही बचेंगे जितनी आपको नीड है, यदि आपका फॉर्मूला सही बन रहा है तो। अब नामकरण में आपको पता है 3 कार्बन मींस प्रोप, और सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तो N, तो प्रोपेन हो गया। अगला देखो, अगले फॉर्मूला पे जंप करना है, या तो ऐसे कर लो या जनरल फॉर्मूला पता ही है। हमें पता है इनमें गैप होता है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, C3 था तो C4 हो जाएगा, H8 था तो H10 हो जाएगा। पहले चारों कार्बन अरेंज कर लो, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगा लो, फिर 4 वैलेंस उनको सेटिस्फाई करो वैलेंसी को, फिर उसके बाद आपके पास बचे 10 हाइड्रोजन। ठीक है, अब आपको पता है 4 कार्बन्स को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड्स तो N, ये ब्यूटेन हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन लिए थे, तो 3 लिए थे, एक कोवेलेंट बॉन्ड भी है हमारा। अब इसको पढ़ते हैं ना, अभी आधा क्वेश्चन हुआ है हमारा, पूरा नहीं हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है। डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, और हम ये बोल सकते हैं डिफाइन करो या क्या होता है, ऐसे दोनों टाइप से वो पूछ सकता है आपसे, है ना। बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो बॉन्ड जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से बनता है। ठीक है, दोनों तरीके से, दोनों तरफ से साझेदारी होनी चाहिए, है ना, शेयरिंग होनी चाहिए। मतलब यदि एक कंपाउंड 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो सामने वाला भी 1 शेयर करे, ये 2 शेयर कर रहा है तो सामने वाला भी 2 शेयर करे, उसके बेसिस पे बॉन्ड बनेगा। ठीक है, बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर होता है, आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये पेयर वर्ड को ध्यान रखना, पेयर होना चाहिए, पेयर जोड़ा, मतलब एक यहां से शेयर हो रहा तो एक यहां से भी शेयर होना चाहिए, है ना। आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। और अपन ने अलग अलग चीजों में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना सीखा है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो अपन ने सीखे हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाले। जैसे मैंने कुछ बेसिक एग्जांपल आपको स्टार्टिंग से, जैसे CO2 वाला समझाया था आपको, है ना, और भी हम बोल सकते हैं, वाटर वाला भी हमने लिया था, नाइट्रोजन वाला भी लिया था। तो पेयर शेयर होना चाहिए, है ना। जैसे एक दो एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल बताओ आप लोग एग्जांपल, जैसे ऑक्सीजन का ले लो या हाइड्रोजन का ले लो, सबसे सिंपल वाला होता है आपका हाइड्रोजन वाला, है ना, सबसे ही सिंपल होता है आपका हाइड्रोजन। अब आपको बनाना है H2, क्या बनाना है? H2। पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन इनके पास है। तो हाइड्रोजन की यदि मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके पास तो सब कुछ एक ही है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये पूरा पूरा दे भी नहीं सकता किसी को, है ना। तो इसको क्या करनी है? शेयरिंग करनी है। अभी एक अपन क्या करना, 2 हाइड्रोजन लेना है अपने को, है ना, 2 H2 बनाना है। अब दोनों का काम हो जाए ऐसे करना है ना। हाइड्रोजन ये आ गया एक, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास गोल वाला बना दिया मैंने। और एक और हाइड्रोजन जो है, इसके पास भी सेम प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम क्या है कि इसके पास भी ओनली 1 ही इलेक्ट्रॉन है और ये किसी को दे नहीं सकता। तो ये दोनों क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे शेयरिंग करने का, ये दोनों शेयर करेंगे। मतलब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा और ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन मैंने ये क्रॉस वाला बना दिया, है ना। गर्ल्स स्टॉप टॉकिंग। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा, तो शेयरिंग तो दोनों तरफ से होनी चाहिए। तो ये हाइड्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा।
तो ये कुछ ऐसे सोचेगा कि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन भी है ना, मतलब दो कंप्लीट हो गए डुप्लेट। और ये वाला कैसे, इस तरीके से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर शेयर हो रहा है, एक ये और एक ये, और इस पेयर से इनके बीच में क्या बना है, ये बॉन्ड बना है ना, ये पेयर से बॉन्ड बना है ना। अब और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, चाहो तो आप नाइट्रोजन का ले लो, है ना, ऑक्सीजन का ले लो। तो ऐसे मोर मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप ले सकते हैं कोई सा भी। चलिए, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से जो बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, ये तो हमने सिंपली बात की थी, जैसे हाइड्रोजन की अपन ने बात की थी, तो ये सिंपल था, है ना। आप दूसरे कंपाउंड्स की भी बात कर सकते हैं, जैसे कि हम मीथेन जैसे अपन ने लिया था CH4, है ना। अब इसमें देखो, वहां अपन ने सेम सेम चीज ली थी, जैसे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से ही जोड़ा था। जैसे इसकी बात करें हम, तो जैसे कार्बन, लास्ट वाले वैलेंस जो शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम अरेंज करते हैं। कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4, है ना। तो इसके पास 4 है। अभी इसको क्या है कि मुझे मेरा ऑक्टेट को कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है, ऑक्टेट। मतलब लास्ट वाली कक्षा में 8 हो जाते हैं तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसे 4 चाहिए है, लेकिन ये पूरी तरीके से देखो 4 किसी को दे नहीं रहा है ना। मतलब ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो ये 4 हाइड्रोजन आते हैं, चारों मिलकर इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और फिर जब ये शेयर करेंगे तो इसको भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन चारों हाइड्रोजन के साथ क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। तो एक हाइड्रोजन यहां से आ गया अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने, एक यहां से आ गया अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने, एक यहां से आ गया इलेक्ट्रॉन शेयर करने, है ना, और एक ये ऐसे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किए, शेयरिंग की है। जैसे अब ये हाइड्रोजन है, अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर रहा है, प्लस ये कार्बन अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको भी शेयर कर रहा है ना। तो देखो इसका काम हो गया, इसके भी 2 कंप्लीट हो गए और साथ में इसको भी हेल्प मिल गई। सिमिलरली ये जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो ये वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसे शेयर कर रहा है, तो कार्बन अपना ये वाला इसे शेयर कर रहा है, ये हो गया। प्लस जब ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा तो ये कार्बन भी अपना शेयर करेगा। तो टोटली बात ये है कि कार्बन जो है इन चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना शेयरिंग करने के लिए। मतलब ये चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहे हैं, चारों हाइड्रोजन जो है वो अपना 1 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहे हैं। तो प्लस ये जो कार्बन है ये भी अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इनके साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो कार्बन का इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन का इस तरीके से, है ना। ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, ये हाइड्रोजन के 2 हो गए, इसकी फर्स्ट शेल में 2 ही होते हैं, ये 2 हो गए और ये 2 हो गए। और कार्बन के कितने हो जाने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो देखो 4 तो इसके पास ये डॉट वाले दिख ही रहे हैं आपको, और 4 और हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, 8 हो गए। अब बॉन्ड कैसे बना, इस पेयर से एक बॉन्ड बना, इस वाले पेयर से एक बॉन्ड बना, इस वाले पेयर से और इस वाले पेयर से। मतलब सी ये वाला बॉन्ड एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये नीचे तीसरा हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो ये H अपन ने हाइड्रोजन से लगा दिए। अब हाइड्रोजन का एक बॉन्ड होता है सेटिस्फाइड चारों के, और कार्बन के 4 होते हैं तो ये सेटिस्फाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कितने क्वेश्चन हो गए अपने क्लियर, 2 हो गए। चलो, कोवेलेंट बॉन्ड्स हो गया है ना। एक और क्वेश्चन था वो एल्कोहल वाला, वो भी देखते हैं। एल्कोहल वाला एक क्वेश्चन था ना इसमें। हेट्रो एटम है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये भी पढ़ लेना, ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अच्छा, ब्लू फ्लेम कौन से वाले हाइड्रोकार्बन से आती है बताइए। ब्लू फ्लेम सैचुरेटेड से या अनसैचुरेटेड से, सैचुरेटेड से। और अनसैचुरेटेड से कैसी फ्लेम आती है,
सूटी फ्लेम बोलते हैं हम, येलो वाली सूटी फ्लेम जिसमें ब्लैक स्मोक भी होता है ना। चलो इलेक्ट्रॉन डॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, लिटमस हो गया, ये हो गया आपके केमिकल इक्वेशंस, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन। वो वाला क्वेश्चन है या नहीं इसमें? ये रहा, हाउ टू यूज एल्कोहल एज अ फ्यूल, राइट है ना, यही क्वेश्चन था ना, इसको 3 में अपन ने मिक्स करके पढ़ना था जो। चलिए, some in countries now use alcohol as a additive in petrol. some countries जो है वो उसको किसकी तरह, पेट्रोल या फ्यूल की तरह यूज कर रही है, since it is a cleaner fuel, क्योंकि ये क्या है, क्लीन फ्यूल है, which gives rise to only carbon dioxide, ये ओनली क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग इन सफिशिएंट एयर, जब आप इसको सफिशिएंट एयर में बर्न करेंगे। some countries now use alcohol as an additive, पेट्रोल या फ्यूल हम बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज अ क्लीनर फ्यूल, ये क्लीनर फ्यूल है, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इससे नहीं होगा, क्लीन फ्यूल है, विच गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑन बर्निंग, जो बर्न होने पर सिर्फ क्या देगा, CO2 एंड वाटर, मतलब बहुत ज्यादा हार्मफुल चीजें या हार्मफुल सब्सटेंस इससे नहीं होंगे और पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। सो इनसफिशिएंट एयर, और एयर भी है ना, मतलब एयर के साथ जलने पर ये आपको CO2 और वाटर ही देगा और हार्मफुल चीजें नहीं देगा। चलो कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, अभी हमारे हुए हैं 19 क्वेश्चन हुए, ठीक है, इसको मिला के क्या, पहले टिक, ये टिक लगे हैं ना, देखो और लगवाऊं, ठीक है, टिक ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो तुम लोग है ना, चलिए याद कर लोगे, ठीक है, 19 हो गया। अभी इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आ जाता है ना, चलो एक ये वाला लगा लो, ये 20 नंबर पे हो जाएगा आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। ये वाला करो 21 पे, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड, ये आ जाएगा आपका 22, ठीक है। अब देखो डायग्राम तो आपको करना ही है, क्या हंस रहे हो कि मैं सारे ही बता रही हूँ, है ना, देखो डायग्राम तो करना पड़ेंगे आपको सारे ही। एक्सक्रेटरी सिस्टम 23, देखो ज्यादा करोगे तो अच्छा है ना, नॉलेज मिलेगा आपको। अभी देखो ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये 24, ये भी इंपॉर्टेंट है 25, देखो मुझसे पूछोगे तो मैं सभी इंपॉर्टेंट बताऊंगी। अभी देखो चलो ये वाला कर लो, मैं आपके लिए अनइम्पॉर्टेंट वाली बात बोल रहे हो ना आप, तो चलो ये वाला रहने दो, है ना, वैसे पढ़ ही लेना, गो थ्रू थोड़ा सा, है ना ये 25, ये हो जाएगा 26, मैं मेंशन 26 इसको कर रही हूँ, ठीक है। आर्टरीज और वेंस तो करना ही है आपको, इसको मैं 27 मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। आप अब इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, है ना, राइट द फंक्शंस ऑफ ब्लड एंड डिफाइन रेस्पिरेशन, एक ही मानना आप, और ये हो जाएगा आपका 28, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस। चलिए 29, इसको छोड़ दो भले ये, अच्छा इसका ये इतना जरूर करो, आगे क्या न्यूट्रिशन, हाँ ठीक है ना, वो जरूर करना है। चलो ये अपना 5 चैप्टर के क्वेश्चन आ गए, वो आपके कौन सा, लाइफ प्रोसेसेस है ना। अभी ये नेक्स्ट क्या आ गया, अपने कितने हो गए, 29 हो गए ना, उसके बाद अभी यहां से ये वाला करना है 30, रिफ्लेक्स एक्शन वाला, साइटोकाइनिन के फंक्शंस करने पड़ेंगे आपको, 31 ये हो जाएगा, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन 32 ये हो गया, राइट द नेम्स एंड 2 फंक्शंस ऑफ हॉर्मोन्स इन प्लांट्स, पूरे 5 हार्मोन पढ़ लेना, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, और एक और पढ़ा था है ना, इथिलीन, ये हॉर्मोन्स को पढ़ो। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं इसमें भी ऐड कर दूं, जैसे यहाँ पे जो लिखा है ना 2 फंक्शंस, ओनली 2 का पूछा है ना, मैं सोच रही हूँ 5 के कर लो आप, देखो 31 ये, हाँ देखो 32 ये 33 हो गया, उसके बाद ब्रेन का डायग्राम आपका 34, एनी 3 फंक्शंस ऑफ ब्रेन, उसके साथ ही पढ़ लेना, इसे मर्ज करो, है ना, फंक्शंस
प्लस डायग्राम है ना, ये 34 हो जाएगा आपका। उसके बाद ये करो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ये 35 हो गया। ठीक है, ये वाला करना, नेम द मास्टर ग्लैंड एंड व्हाई इज इट कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, ये तो आपको वैसे ही पता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये देखो 36 हो जाएगा, अगरबत्ती रहने दो। हाउ डज, अब ये आ गया आपका, आपका नेक्स्ट रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, बाइनरी एंड मल्टीपल फ्यूजन, ये 37 हो गया, कर लो पहले टिक, है ना। उसके बाद पॉलिनेशन, और इसमें ऐड करो आप सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्या हुआ, मैं अभी 1 मिनट, है ना, ये पहले पूरा बता दूं। चलिए, यहां तक अपने कितने हो गए थे, 37। उसके बाद यहाँ पे पॉलिनेशन जो है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो करना ही है, प्लस टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन भी करना है, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये वाले क्वेश्चन में ऐड, तो कंबाइन करके करना है। सेल्फ पॉलिनेशन जो दिया है ना, देखो ये क्वेश्चन सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस कहाँ पे लिखा हुआ है, और जहां पर भी क्रॉस लिखा हो तो ये पूरा एक ही क्वेश्चन में आएगा आपका, है ना, अलग अलग से उसको काउंट नहीं करूंगी मैं। ठीक है, व्हाट इज पॉलिनेशन एंड द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, ये आपका 38 क्वेश्चन हो गया, है ना, इसको मैं एक ही बार टिक कर रही हूँ। क्रॉस, सेल्फ और पॉलिनेशन तीनों करते हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से जब आप क्रॉस और सेल्फ पॉलिनेशन कर ही रहे हैं तो डिफरेंस भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए अकॉर्डिंग टू, है ना। कहाँ गया आपका क्वेश्चन नंबर 62, ये तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक से रहेंगे, तो ये तीनों को मिलाओगे तो आपका 38 क्वेश्चन बनेगा, है ना। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रॉ द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ये हो जाएगा आपका 39, है ना। और आपको फिर यहां से इनको एक क्वेश्चन करना है, कौन सा वाला, डिफाइन द बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा आपका 40। ऐसे करना है, देखो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। चलो अब पढ़े हम आगे, ये पूरे 40 मैंने आपको बता दिए, ठीक है। हम आ गए हैं अब नेक्स्ट, हाँ तो आपने अभी 40 बोला था ना, आगे वो भी करेंगे हम, डोंट वरी, वो भी हम करेंगे। चलिए, नहीं देखो और भी करना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है, ये तो अभी अपने 6 चैप्टर में से ही हुए हैं, 5 मान लो आप, 5 और 6 चैप्टर में से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, है ना। लगाओ, ये लगवाए ना मैंने, करो इसको टिक। तो 100 में से 40 तो ये हो गए, अभी आगे बढ़ेंगे 100 में से, ठीक है। चलो इसको कर लो फटाफट, लगाओ, नंबरिंग बोल दूं। चलिए यहां तक तो कर लिया ना आपने, 20, 26 वाला 20 हो जाएगा, 27 वाला नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 27 वाला, फिर आपका हो जाएगा 28 वाला, आवाज नहीं, 28, फिर आपका होगा 29, फिर आपका 30, 31, 33, 35, 36, 37, 37 हो गया। उसके बाद और भी है, 39 भी है आपका, हाँ 39 है, 40 है, 41 है, 42 है, 43, 44, 43, ये जो 44 और 45 को एक ही क्वेश्चन बना के करना है, ठीक है। उसके बाद 45 तक हो गया, 47, और उसके बाद 49 और 51, 52, और 52 में ही आपको ज्वाइन करना है क्वेश्चन नंबर 64, 64 और 62, और कहीं पे क्रॉस पॉलिनेशन मिले तो वो भी ज्वाइन कर लेना, तो वो मिलके एक क्वेश्चन बनेगा, वो डिफरेंस में आ गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो 53 और 54 वाला क्वेश्चन है, ये मिलके एक क्वेश्चन बनाएगा, ये आपका हो जाएगा 40, ठीक है, जिसमें आपको यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल दोनों ही फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने कहां तक समझ लिया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड फर्स्ट 4 हाइड्रोकार्बन्स, डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड्स, और एल्कोहल को एज अ फ्यूल क्यों यूज किया जाता है वो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन न्यूट्रिशन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा। चलिए न्यूट्रिशन क्या है,
पे अटेंशन, इट इज अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होती है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट्स, जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा जो कोई ऑर्गेनिज्म है वो ऑब्टेन करता है अपना न्यूट्रिशन एंड यूटिलाइज देम फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटीज, और अलग अलग एक्टिविटीज में इसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है, लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। ठीक है, सो इट इज अ प्रोसेस, ये वो प्रोसेस होती है बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करता है और यूटिलाइज करता है फॉर इट्स वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज में, लाइक रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, न्यूट्रिशन के बाद आपका है व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक एंड व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड में सलाइवा का क्या रोल होता है वो आपको बताना है। द सलाइवा मोइस्टेंस द फूड फॉर इजिली स्वेलिंग, जो सलाइवा होता है वो फूड को इजिली स्वेल करने में हेल्प करता है। इट कंटेन्स अ डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, जो क्या करता है, विच ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, जो कि स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है किसमें, शुगर में। तो ये क्वेश्चंस अब जितने अपने हो गए ना वो पूरे पढ़ के आना।